नमस्कार, आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मेरे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार। बिहार में आज पहला स्टॉप हुआ है ये वोट अधिकार यात्रा का। यानी 1 सितंबर को पटना में बड़ा जुटान होगा, उसकी तैयारी है। आज राहुल, तेजस्वी और अखिलेश ने जमकर बीजेपी, उसके सहयोगी दल उन्हें तीन तिगाड़ा बताया और जमकर फटकार लगाई है। और इसके बाद सोशल मीडिया पर बाढ़ आई। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय भी लिखते रहे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी लिखते रहे और अखिलेश यादव ने तो आज चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बता दिया। उन्होंने ये भी कहा, अवध हमने हराया है और मगध आप हराओगे। बड़ी बुरी तरीके से अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने बीजेपी को जवाब दिया। एक बार भी नीतीश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन भाजपा के लोग अब नीतीश के पीछे छिपने लगे हैं और अमित मालवीय ने कुछ कहा है। मैं बिना समय गंवाए सीधा संतोष जी के पास पहुंचूंगा। क्या खबर है, क्यों छिपने लगे ये अब नीतीश जी के पीछे? देखिए शिवजी, नीतीश जी के पीछे क्यों छिपने लगे वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आज राहुल गांधी की टॉफी की बहुत चर्चा है और राहुल गांधी ने भाजपाइयों को टॉफी खिला दी। ये भाजपाई तो कल पहुंच गए थे सदाकत आश्रम। महात्मा गांधी जी का भी इन्होंने मान नहीं रखा। महात्मा गांधी जी जिस सदाकत आश्रम में रहते थे उसका ही मान रख लेते तो वहां जाके तोड़फोड़ न करते, हंगामा न करते। आज इसी तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए भोजपुर में राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने के। फिर हंगामा हुआ, उन लोगों की धरपकड़ हो गई। तो उनमें से एक लड़का पकड़ में आ गया। राहुल गांधी ने उसको ऊपर जीप पे चढ़ाया और पूछा कि भाई क्यों नाराज हो, क्यों मेरे खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो? तो वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर उन्होंने कहा कि पीएम को गाली दी गई है। तो राहुल गांधी ने पूछा कि क्या मैंने दी? क्या मेरी उपस्थिति में गाली दी गई? क्या मेरे किसी नेता ने दी? तो उस युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के पास कोई जवाब नहीं था। बाद में राहुल ने अपना वोटर अधिकार वाला जो मुद्दा है वो समझाया, पानी पिलाया, टॉफी दी और रवाना कर। तो भाजपाइयों को जो टॉफी खिला दी है, ये टॉफी आने वाले दिनों में भाजपाइयों को बहुत महंगी पड़ने जा रही है। ये बात तो अब तय बन कर चली। अब आते हैं दूसरा, 1 सितंबर बिहार की राजधानी पटना में हल्ला। और एक गांव देहात में जब आपने भी देखा होगा शिव जी कि कई बार होता है क्या है कि आप किसी मजबूत प्लेयर से जब हार जाते हैं तो कहते हैं रुको रुको मैं अभी लेके आ रहा हूँ। तो किसी अगल बगल में किसी को पकड़ते हैं, उसको आगे कर देते हैं कि ठीक है मुझे तो मार के दिखा दिया, अब इसको मार के दिखाओ। या फिर आप किसी बड़े आदमी के पीछे छुपते हुए नजर आते। अब तक तो आपको नीतीश कुमार की याद नहीं आ रही। आज नीतीश कुमार के पीछे ये भाजपाई छिपते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार का राजनीतिक कद पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर से अपने पुराने दिनों की तरफ वो लौटते हुए आ रहे हैं। और अब भाजपाई को छोटे मोटे भाजपाई नहीं छिपते, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड, जिनके बारे में जो आमतौर पर जिनको प्रोपेगेंडा मशीन भी कहा जाता है, यत्र तत्र सर्वत्र नजर आते हैं। सोशल मीडिया के आप समझ लीजिए कि माहिर आदमी, किसी के पीछे पड़ जाए तो पड़ जाते हैं। तो अमित मालवीय साहब ने जो पोस्ट किया वो पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी, वो टॉफी वाला सीन है, टॉफी देते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। अब भाजपाई ने खा ली कि नहीं खा ली वो अलग बात है, खा ली होगी तो मुसीबत, नहीं खाई होगी तो मुसीबत। और अब इनका राजनीतिक करियर क्या होगा कुछ कह नहीं सकता मैं। और बड़ी मुझे दया आती है कि बड़े नेता पता नहीं क्या कर दे बेचारे के खिलाफ, राजनीतिक करियर एकदम से खत्म कर दे। लेकिन अब आते हैं कि अमित मालवीय क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब आप फंस रहे हैं वोट चोरी को लेकर, जब आप फंस रहे हैं जातीय गणित को लेकर, तो अमित मालवीय ने जो पोस्ट किया, अगर आप दर्शकों को दिखा पाए तो जब अमित मालवीय का पोस्ट वो स्क्रीन पर नजर आएगा तभी हम उसका जिक्र करेंगे। लेकिन वो किस तरह से नीतीश कुमार के पीछे छिपते हुए नजर आ रहे हैं ये आपके लिए जानना बहुत दिलचस्प। एक पोस्ट उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर किया, एक पोस्ट किया उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी के और राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा जैसे सवर्ण नेता किस तरह से इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में जो अपशब्द कहे गए उस पर किस तरह से बयान दे रहे हैं। आप समाज को अगड़े और पिछड़ों पे बांटना चाहते हैं। 11 साल आपने क्या संतोष पाठक अगड़ी जाति के नहीं है?
क्या शिव कुमार मिश्रा अगली जाति के नहीं है? हम कह रहे हैं कि कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं, निंदनीय है। किसी की भी माँ के बारे में अगर कुछ भी कहा गया हो वो बर्दाश्त नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त है। गिरफ्तार कर लिया गया। कहिए अपनी सरकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और 3 महीने में उस आदमी को फांसी पे चढ़ा दें। जो आपने कानून बनाया है, भारतीय न्याय संहिता बनाई है ना, उस कानून के तहत जो अधिकतम से अधिकतम सजा मिल सकती है वो अधिकतम से अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो संसद का विशेष सत्र बुलाइए और उसमें कानून बना दीजिए कि अगर किसी की माँ के बारे में कोई अपशब्द बोला जाएगा तो उसको फांसी की सजा मिलेगी। चढ़ा दीजिए 3 महीने में फांसी। कर नहीं सकते, हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि आपके राज भी खुलते हुए नजर आए। तो अब आप उसको मुद्दा बना रहे हैं, अगड़ी और पिछड़ी जातियों में बांट रहे हैं। 11 साल सत्ता में चलाने के बाद 11 साल सत्ता में चलाने के बाद अगड़ी और पिछड़ी जातियों में बांट रहे हैं, तो सोचना चाहिए। जेपी नड्डा ब्राह्मण नेता, आगे आऊंगा मैं उस पर। ये अमित मालवीय का पोस्ट दिखा रहे हैं और इसमें क्या लिख रहे हैं। हर बार जब राहुल गांधी बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देते हैं तो बिहार में पिछड़ी जाति से आए नीतीश कुमार को चोर की संज्ञा दे रहे हैं और उन्हें गद्दी से उतारने की बात कर रहे हैं। भैया अखिलेश यादव कौन सी जाति के आते हैं? तेजस्वी यादव कौन सी जाति से आते हैं? बता दीजिए जरा। नीतीश कुमार की पिछड़ी जाति की याद आ रही है? कुर्सी हिलाने पिछली बार चिराग पासवान को खड़ा करके कुर्सी हिला दी बेचारे की, तब आपको याद नहीं आया कि पिछड़ी जाति के नेता थे? आगे अमित मालवीय क्या लिख रहे हैं कि बिहार का हर व्यक्ति जानता है कि लालू प्रसाद ने प्रदेश की जो दुर्दशा कर दी थी उससे बिहार को निकालने में नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन की बहुत बड़ी भूमिका है। आज अगर बिहार में बच्चियां महफूज महसूस कर रही है तो उसका पूरा श्रेय नीतीश जी की सरकार को जाता है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार जैसे सभी क्षेत्रों में बिहार ने पिछले 20 सालों में उल्लेखनीय प्रगति की है। तो मंच से नरेंद्र मोदी क्यों नहीं ऐलान कर देते कि 2025 में भी बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उसके बाद नीतीश कुमार ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? बेचारे हर बार कह रहे हैं। अपने बेटे तक को आगे कर दिया उन्होंने, निषाद कुमार को, फिर भी आप उन्हें मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार तो घोषित नहीं कर रहे। वो बेचारे डरे हुए महाराष्ट्र मॉडल से। अब आगे आ जाइए। चाहे पिछड़े समाज से आने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका अपमान करना राजद और कांग्रेस का चरित्र बन गया है। तुष्टीकरण में लिप्त इन दलों ने बिहार में सामाजिक न्याय और बहुजन समाज के लिए न कुछ किया है और न कुछ करेंगे। ये सिर्फ अपने परिवार पर केंद्रित है और बाकी सभी कार्यकर्ता मात्र दरी बिछाने तक सीमित रह गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बीजेपी के जीते हुए सांसद का टिकट काट दिया था। कौन है ज्योतिरादित्य सिंधिया? और उसी सांसद का जिसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था, बीजेपी की बिल्कुल। साख बनाई थी। उत्तर प्रदेश में ऐसे कम से कम 10 लोकसभा सीटें होंगी कि जिस उम्मीदवार ने सपा बसपा के जिस उम्मीदवार को हराया उसी को पार्टी में शामिल करके टिकट दे दिया। अच्छा, राजनाथ सिंह के बेटे को नोएडा से टिकट दिया, किसका टिकट काट के दिया? किसका टिकट काट के दिया? राजनाथ सिंह गाजियाबाद से आके लोकसभा का चुनाव लड़ जाते हैं, फिर लखनऊ में चले जाते हैं। जब जहां से उनकी मर्जी होती है लड़ने की, वहां से उनको टिकट मिल दिया जाता है। तो क्या वो कार्यकर्ताओं का टिकट काट के नहीं दिया जाता है? भाई मोदी जी वाराणसी से लड़ने आए थे, किसी का टिकट तो काटा था ना? मुरली जोशी जी का। मनोहर जोशी का कितने नाराज हो गए थे। मुरलीमोहन जोशी जी का टिकट काटा था। आप अपने पार्टी में नेताओं के नाम देख लीजिए, नेता पुत्रों के नाम देख लीजिए, नेता पुत्रों की संख्या देख लीजिए और आप खुद ही बता दीजिए कि वहां पर जिस कार्यकर्ता का अगर नोएडा में लाठी खाने वाली बात आएगी ना, अगर नोएडा में संघर्ष करने वाली बात आएगी तो राजनाथ सिंह के बेटे से ज्यादा जरूर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने सपा बसपा की सरकार में लाठियां खाई होंगी, संघर्ष किया हो। कौन से मापदंड पे आपने राजनाथ सिंह की बेटी को टिकट थमा दिया? आज राजनाथ जी और योगी जी दोनों नोएडा में थे, इसलिए उनका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। नहीं तो ऐसे कई सारे नेता पुत्र हैं, ऐसे कई सारे नेता पुत्र हैं। और अब आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के पीछे छिपने की बात कर रहे हैं, आप अगली जाति और पिछड़ी जातियों की बात कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी की पिछड़ी जाति का जिक्र कर रहे हैं। अरे इन्हीं सबको तो उठा कर लाने के लिए आप आगे बढ़े थे ना। अगर देश के 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी और 2001 से मैं कहूँ 24 साल तक संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद भी आपको बार बार अगर अपनी जाति याद दिलानी पड़ रही है तो माफ कीजिएगा, हिंदुत्व के नाम पर आप इस देश के हिंदुओं को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। जब आपको अगड़ी बिल्कुल। जाति, पिछड़ी जातियां, दलित ये सब याद आती है तो कहाँ जाती है हिंदुओं की एकता? और ये अमित मालवीय का पोस्ट ये बता रहा है कि बिहार हाथ से निकल चुका है, अब नीतीश कुमार ही इनको बचा सकते हैं। 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में देने का उन्होंने ऐलान कर दिया, सितंबर में पहली किस्त आएगी तो नीतीश कुमार ही। और ये
आप याद कर लीजिए 2024 से पहले कभी नरेंद्र मोदी एनडीए का जिक्र करते थे? बीजेपी की सरकार, हमारी सरकार, मोदी सरकार। बीजेपी के तमाम नेता बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, हमारी सरकार। और 2024 में जैसे ही 240 पे जनता ने पटक दिया तब उनको एनडीए एनडीए एनडीए। जो एनडीए सांसदों की बैठक बुलाई गई थी संसद, पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मैं उस बैठक में था। इतनी बार उन्होंने एनडीए शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो इससे पहले 10 साल में कुल मिला के एनडीए नहीं बोले होंगे मोटे तौर पर। तो अब फंस गए बिहार, फंसा दिया चक्रव्यूह में अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने। 1 सितंबर को पटना में घेरे जा रहे हैं, पटना में पैदल मार्च करते हुए नजर आएंगे, उसी पटना में जहां के कांग्रेस कार्यालय पे तोड़फोड़ जाके की इनके मंत्रियों ने। तो अब ये नीतीश कुमार के पीछे, नीतीश कुमार की पिछड़ी जाति के पीछे छिपते हुए नजर आ रहे हैं। और जो अमित मालवीय ने जो पोस्ट किया है, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बैनर पे भी ये नजर आएगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आला कमान से आदेश मिल गया है कि भैया आप मोदी नहीं बचा सकते, अब शाह नहीं बचा सकते, अब जेपी नड्डा नहीं बचा सकते, अब आपको नीतीश कुमार ही बचाएंगे, तो नीतीश कुमार के पीछे ही छिपना है। और यहां बड़ा सवाल, जेपी नड्डा जैसे ब्राह्मण नेताओं से, हेमंता बिश्व शर्मा जैसे ब्राह्मण नेताओं से, अन्य कई सरकार में मंत्री बने बैठे हैं उन ब्राह्मण नेताओं से, सुधांशु त्रिवेदी जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से। भगवान के लिए अब तो अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझाओ कि अगड़ी पिछड़ी जातियों की राजनीति करना बंद कर दे। कब तक लड़ाते रहोगे हिंदुओं को जातियों में? कब तक बांटते रहोगे हिंदुओं को जातियों में? 24 साल 25 साल तक कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी आप अपने आप को पिछड़ी जाति की याद दिलाते रहो। ये इन समाज से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से हम सिर्फ अपील और आग्रह कर सकते हैं। और टॉफी तो खिलाई दी है राहुल गांधी ने आज भाजपाइयों को। अब ये टॉफी खिलाओ या फिर नीतीश के पीछे छुप जाओ या फिर कुछ और करो, जनता ने तो जो मन बनाना था वो बना लिया। आपने देखा कि मध्य प्रदेश का चुनाव आया तो चुनाव आयोग खामोश बैठा रहा और लाडली बहना योजना के नाम से महिलाओं के खाते में 25-2500 रुपया भेज दिए। चुनाव बूम बूम हो गया। भाजपा ने जो कांग्रेस के खाते में चुनाव जा रहा था वो बदल गया। इस पर कई ऐसे पत्रकार जो हम और आप जैसे हैं, उन्होंने तब भी कहा कि इसका बड़ा लाभ भाजपा को मिलेगा, क्योंकि सीधे पैसे पहुंचे। परसों वोट डालना था, परसों यानी 3 दिन बाद वोट पड़ने थे। तो ये सेल परचेजिंग का काम हो गया, जिसे हम लोग देसी भाषा में कहते हैं। अब ये 10,000 का ऐलान कब मिलेंगे? अक्टूबर के महीने में। चुनाव का नहीं, ऐलान कब होगा? सितंबर के महीने में। चुनाव के ऐलान से शिव जी हो सकता है कि चुनाव के ऐलान से 2 दिन पहले या खाते में आ जाए, लेकिन चुनाव के ऐलान से आ जाए। अब 10,000 चुनाव के रुपया ऐलान से चला पहले आ जाएगा। जाए। महिलाओं का फेवर पहले से भी नीतीश के प्रति ठीक है। 10,000 रुपया आएगा। अभी ये तय नहीं हुआ किस किस के खाते में जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के में चला जाएगा, उसी से एक बूम बन जाएगी। इसी के चलते उन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव जीता, इसी के चलते हरियाणा में चुनाव जीता। अब उन्हें ये कमी मिल गई। अब दिल्ली जीत ली 2500 रुपया की कह के, उसके बाद कहा कि गरीबी रेखा वालों को मिलेगा, पिछड़े दलितों को मिलेगा, अगड़ों को मिलेगा, उसे मिलेगा। 20 वो लगा दिए। बिहार और उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की अपेक्षा अलग तरीके के राज्य हैं। यहां आज भी परिवार में महिलाओं की उतनी नहीं चलती है, लेकिन वोट डालने तो हर महिला अलग जाती है, पुरुष अलग जाता है। देखना इसका क्या असर रहेगा। अब सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने तो इस पर प्रोग्राम ही कर दिया। वोट चोरी का काम 10,000 है दाम। वोट चोरी का दाम 10,000 है। अब आप बताइए, 2500 से 10,000 रुपया पे आना पड़ा, सिर्फ राहुल गांधी ने आवाज उठाई है। ये कम तो 2,2500 में चल रहा था। अभी तक किस किस के पीछे छुपोगे? अभी तो चुनाव दूर है। कहीं राहुल गांधी ने एक यात्रा और कर दी जो रहा बचा क्षेत्र है, और उसमें कोई और मुद्दा पकड़ लिया, रोजगार पकड़ लिया, बेरोजगारी पकड़ ली, करोगे क्या? पूरा देश त्राय त्राय मचाया। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार, राहुल गांधी ने सवाल किया कहां है? 11 वर्ष में 22 करोड़ रोजगार, 12वीं वर्ष में घुस गए हो। 23 करोड़, मैं कह रहा हूं 2 करोड़ 30 लाख दिखा दो।
10% दिखा दो। मैं कह रहा हूं उसका 1 वर्ष में 1% दिखा दो, 23 लाख हर वर्ष दिखा दो। नहीं है आपके पास कोई सबूत, कोई तथ्य नहीं है आपके पास। आज राहुल गांधी अब सीधे दिल्ली आ गए हैं, छुट्टी हुई है कल की, परसों जरूरत पड़ेगी तब तक पहुंच जाएंगे। इधर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव चल रहा है, एक एक पल भारी है, पूरी भाजपा चुनाव में व्यस्त है। आज दिल्ली में देखा आपने, बड़ा प्रोग्राम हुई, बड़ी रैली हुई मोदी के अपमान को लेकर। ये भी सरकारी खर्चे पर हो रही है। दिल्ली में सरकार, जिन जिन राज्यों में सरकारें वहीं ज्यादा ताव है। बिहार में तो सासाराम में दोनों भाजपा के विधायक लड़ गए, एक दूसरे को चोर बता रहे हैं, पुतला फूंकते फूंकते। वो सासाराम में ये राहुल गांधी ने जो अपने वोटराधिकार यात्रा की जो शुरुआत की थी ना, उसका असर है। अब ये सब चीजें सामने आ रही हैं। दूसरी चीज ये है कि आप कब तक बरगलाओगे, ये आपका काम है, लेकिन जनता के पास एक दिन सच पहुंचेगा। सच क्या होता है संतोष पाठक जी? सच के पांव बड़े कमजोर होते हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं। झूठ के पांव ताकतवर होते हैं, उनमें बूस्ट किया होता है प्रोटीन, उनमें बूस्ट किया होता है अर्थ, उसमें बूस्ट किया होता है अनर्थ, उसमें बूस्ट किया होता है झूठ। तो झूठ ताकतवर हो जाता है। झूठ जब पूरे गांव का चक्कर लगा के चौराहे पर सुस्ता सुस्ता जाता है, तब सच वहां से चलने की कवायद शुरू करता है। अब ये सच अब चला है, इसे रोकने के प्रयास हो रहे हैं। अच्छा, आप वोट चोरी पे क्यों नहीं बोले? राहुल गांधी की मंच से गाली नहीं दी गई, आप गाली को इशू बना रहे हो। राहुल ने गाली नहीं दी, आप उसे इशू बना रहे हो। राहुल के नाम से इशू बना रहे हो। आपके नेता गाली दे रहे हैं, उसको सुन नहीं रहे हो। गालियां आपने शुरू की हैं, ये समाज गालियों पर आ गया है। आज आप किसी से सड़क पर बात करो तो थोड़ी देर में बदतमीजी करते हुए गालियों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने समाज में गालीबाज बना दिया। समाज को गालीबाज बनाने में सबसे बड़ा रोल है। आपने एक धर्म विशेष को, एक जाति विशेष को गाली देने का एक कारोबार शुरू कर दिया। आज पूरे समाज में त्राह त्राह मची हुई है, लोग रोजगार खोज रहे हैं, आप अपना काम किए जा रहे हो। ये झंडे, काले झंडे दिखाने वाले लोग क्यों नहीं रुके? राहुल गांधी तक कैसे पहुंचे? कहां थी पुलिस? ये झंडे वाले उन्हें जान मार सकते थे, उनको जान से मार सकते थे, कौन जिम्मेदार होता? अरे आज योगी आदित्यनाथ आए, समाजवादी पार्टी के लोग काले झंडा दिखाने की बात कर रहे थे, सारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सुबह ही हाउस अरेस्ट कर लिया। तो ये जो संतोष पाठक की दोहरी मानसिकता है कि जब पिछड़े के आगे थक जाओ तो पिछड़ा आगे लाओ, अगड़े के आगे थक जाओ तो अगड़ा आगे लाओ। ये अगड़ा पिछड़ा खत्म कब होगा? भारतीय जनता पार्टी तो जाति धर्म और संप्रदाय की राजनीति खत्म करने आई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहला भाषण दिया था 2014 में कि हमने जाति धर्म संप्रदाय सब खत्म कर दिया, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने 4 बार संसद में गिना दिया, मैंने इस जाति के इतने मंत्री बनाए, इस धर्म के इतने मंत्री बनाए, इसका ऐसा किया। तो आखिर क्या है, सोच क्या है? वो तो शिव जी, यू टर्न लेने में तो मोहन भागवत साहब ने भी हाल ही में लिया है, उसने दिखा दिया है कि यू टर्न लेने में भारतीय जनता पार्टी कितने माहिर लोग हैं। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, जरा मैं आगे बताता हूँ आपको। विपक्षी राजनीतिक दलों की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी साहब आज झारखंड में थे। उन्होंने देश के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील की है। खेला शुरू यहां से। एक उम्मीदवार जो उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हैं, जो राज्यसभा के सभापति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने देश के लोकसभा और सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील कर दी है। और चौवन्नी छाप वाला ऐतिहासिक बयान देने वाले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी अपने इलाके में जाकर, किसानों के बीच जाकर जब यूरिया का मसला उठाया जाता है, वो कहते हैं कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं खुल के नहीं कह सकता, मैंने जो कहा मेरी बात को आप समझ लीजिए। मैं यानी जयंत चौधरी को आप लोगों ने बनाया है, जो भी आप लोग आदेश देंगे मैं वो मानने को तैयार हूं। तो क्या चीजें हिलने लगी है? कुर्सी के पाए हिलने लगे हैं, माहौल बदलने लगा है। जो सत्यपाल मलिक के साथ किया गया, जो जगदीप धनखड़ साहब के साथ किया गया और जो अभी तक किया जा रहा है, क्या उसके बाद जो मैं बार बार कह रहा था कि क्या जाट जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुसने देंगे अगर उन्होंने एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को वोट किया?
आज अपने लोगों के बीच में जाकर जयंत चौधरी सरेंडर कर चुके हैं कि आप जो भी आदेश दोगे मैं मानने को तैयार हूं। क्या भाजपा के जाट सांसद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में वहां के लोग घुसने देंगे? तो समस्या बड़ी शुरू हो गई है। वोट चोरी को लेकर पोल खुल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, वहां वोट चोरी को लेकर आपका पोल खुल गया। अगले साल जहां असम में चुनाव होना है, अमित शाह कल वहां पे थे। असम में चीजें आपके लिए विकट होती जा रही है। केरल में आपके लिए चीजें विकट होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है, ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल लिया है। तमिलनाडु में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है, एम के स्टालिन बिहार की धरती पर आकर देख चुके हैं क्या माहौल, क्या मतलब बन रहा है। उत्तर प्रदेश में माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है, लगातार गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो आप न केवल लोकसभा में बल्कि देश के राज्यों में भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं, और उपराष्ट्रपति चुनाव में आपके पैतरे, सारे के सारे पैतरे फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। जरा देखिए, ये सिर्फ जातियों की राजनीति नहीं करते। आपने उम्मीदवार बनाया सीपी राधाकृष्णन साहब को, क्या कहा? दक्षिण भारत से आते हैं। आपने साउथ इंडिया वाला कार्ड खेल दिया। दक्षिण भारत से क्या मतलब है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है ना? तो ये नॉर्थ इंडिया से आते हैं, ये साउथ इंडिया से आते हैं, ये ईस्ट इंडिया से आते हैं, ये वेस्ट इंडिया से आते हैं, ये कहकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? वो दांव फ्लॉप हो गया तो दूसरा दांव खेल दिया, तमिलनाडु से आते हैं जी। अब डीएमके और इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को इनको वोट करना चाहिए। आपने देश के दूसरे नंबर के सर्वोच्च संवैधानिक पद को एक राज्य विशेष से जोड़कर रख दिया, तमिलनाडु से। वो दाव भी फ्लॉप हो गया। डीएमके ने कहा कि नहीं, हम तो अपने उम्मीदवार को वोट देंगे। तो आपने मराठी वाला दाव खेल दिया। अब इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता कि देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी आलाकमान के कहने पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार को फोन करके क्या कहा? जी, राज्यपाल है राधाकृष्णन साहब। अब राज्यपाल होने के नाते तकनीकी रूप से वो उस राज्य के वोटर होते, तो मुंबई के वोटर थे। वो कह रहे नहीं जी, महाराष्ट्र के वोटर है, महाराष्ट्र के मतदाता है। महाराष्ट्र के मतदाता अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो महाराष्ट्र की अस्मिता से जुड़ जाता है, आपको वोट देना चाहिए। गनीमत है, पता नहीं कहाँ-कहाँ के अस्मिता से जोड़ दे। कल को वो ये भी कहेंगे कि जी वो 1970-75 में बिहार गए थे, वो 1980 में उस समय दूसरे राज्य में गए थे, तो हर राज्य की अस्मिता जोड़ देते हैं। एक-एक करके सारे दांव फ्लॉप होते जा रहे हैं। राहुल गांधी को घेरने का दांव भी फ्लॉप हो गया। कांग्रेस मुख्यालय पर, कांग्रेस के जो मुख्यालय बिहार में जो जिस तरह से हमला किया गया, उसके बाद राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक अंदाज में सामने आए, वो दांव भी फेल हो गया। और तमाम आज सुबह से बीजेपी का आईटी सेल क्या कर रहा है पता है सिर्फ? अखिलेश यादव के पुराने बयानों को शेयर कर रहा है, जब वो कांग्रेस के विरोध में हुआ करते। किसको नहीं पता इस देश की जनता में? सबको पता है, जब कांग्रेस के खिलाफ लड़े तो कांग्रेस की आलोचना करते। अच्छा, पुराने बयान ही अगर शेयर करने लग दिए पर सबको लगा दिया जाए। अब सरकार है इनके पास, तो दो दो रुपए के पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया को दे देते हैं, तो वो सब पुराने बयान दिखा रहे हैं। अगर पुराने बयानों को पोस्ट करने पे लगा दिया जाए तो फिर मुझे लगता है कि पूरा का पूरा सोशल मीडिया सिर्फ नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों से भर जाएगा। सारे पुराने बयानों से भर जाएगा। 2014 से पहले क्या बोलते थे, 2014 के बाद क्या बोल रहे थे। रुपया गिरता है तो क्या गिरता है, ये नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था। आज रुपया हाई लेवल गिर चुका है नीचे। क्या बोलते थे महंगाई को लेकर, क्या बोलते थे बेरोजगारी को लेकर, क्या बोलते थे किसानों को लेकर, क्या बोलते थे यूरिया को लेकर, क्या बोलते थे देश के सम्मान को लेकर, क्या बोलते थे पाकिस्तान को लव लेटर लिखने को लेकर, क्या बोलते थे अमेरिका के दबाव को लेकर, क्या बोलते थे चीन के प्रेशर को लेकर। कोई ऐसा मुद्दा उठा लीजिए जिस पर नरेंद्र मोदी ने 2014 से पहले ना बोला हो, और आज उनका बयान उठाकर देख लीजिए, दोनों को सामने रख दीजिए, अपने आप पता लग जाएगा कि यू टर्न लेने में नरेंद्र मोदी साहब कितने माहिर हैं। सही कह रहे हैं। चलिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, और भाजपा छिपने का हमेशा काम करती रही है, पीछे से वार करती है, ये उसका पहला काम नहीं है। बसपा से समर्थन दिया हमेशा, 1 साल से ज्यादा कभी नहीं चला। बीपी सिंह को समर्थन दिया, कभी 1 साल से ज्यादा नहीं चला। फिर जब खुद पहली सरकार बनाते हैं तो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं। अब दौर बदला है, पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, दूसरी बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, इस बार विखंडित जनादेश में फिर गठबंधन की सरकार है। तो पहली बार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो अब तय नहीं कर पा रहे हैं अब क्या करें। इस बार ऐसा तो है नहीं विपक्ष कमजोर हो, किसी को ईडी से, सीबीआई से या इनकम टैक्स से किसी से डरा लो। और फिर अब राहुल ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है, पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने हैं वो। अब तक नेता प्रतिपक्ष का 2 चुनाव में तो किसी को ओहदा नहीं मिला, और नेता प्रतिपक्ष बराबर का हो जाता है, शैडो उसका मंत्रिमंडल होता है। अगर हर नेता प्रतिपक्ष का शैडो मंत्रिमंडल होता है, तो ऐसे में इस दबाव में आ गई है सरकार।
राहुल गांधी जो बवाल करते हैं, जो उधम मचाते हैं, जिस योजना पर बात करते हैं, उसी पर सरकार सहमति व्यक्त करती है। ये सिर्फ वोट का चुनाव हो रहा है, ये सरकार का चुनाव नहीं। सरकार स्वावलंबी होनी चाहिए, जन हित की होनी चाहिए, जन सरोकार की होनी चाहिए, जनता की बात सुननी चाहिए, जन सरोकार के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। यहां तो वक्फ बोर्ड पर होगी, 3 तलाक पर होगी, ज्यादा करोगे तो फिर मुख्यमंत्रियों को, कितने मुख्यमंत्री जेल जाएंगे संतोष पाठक जी, कितने मंत्री जेल जाएंगे? अगर उसे नैतिकता ही पता नहीं है कि हमें इस्तीफा देके जेल गए हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए, तो ऐसा कानून बनाकर भी आप क्या कर लो, कोई लोग इसके ले आएंगे। जब नैतिकता खत्म हो जाती है तभी तो अनैतिक काम आदमी करता है। नहीं तो इनको इनको नैतिकता नहीं स्थापित करनी है, इनको सिर्फ नेताओं को डराना है। आप सदन के अंदर जो सरकार ने ईडी की कार्रवाई का जो ब्यौरा दिया है उठाकर देख लीजिए कि कितने मामले विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ शुरू किए गए, अदालत में मामले साबित तक नहीं हो पा रहे। इनको अगर अंजाम तक पहुंचाना होता तो जिसको आप जमीन घोटाला, जीजाजी घोटाला करके आए थे, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ क्या कहां चल रहा है मामला? क्या 11 साल का, मैं नहीं कहता कि वो दोषी है कि नहीं, लेकिन 11 साल में आप एक आदमी को सजा नहीं दिलवा पाए। आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हैं, 11 साल में आप सजा नहीं दिलवा पाए, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही अंतिम फैसला करने की जल्दबाजी करेंगे तो अंतिम फैसले में छूट जाएंगे। 2G का मामला क्या हुआ? CWG का मामला क्या हुआ? कैग साहब कहां हैं? एक छोटी सी गलती सीबीआई के डायरेक्टर ने कर दी थी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। यशवंत सिन्हा और एक दो लोग और जो है वो राफेल के मामले में जांच करवाना चाहते थे। सीबीआई डायरेक्टर से गलती ये हो गई कि वो यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी को मुलाकात का समय दे दिया। वो दोनों तीनों लोग उनके पास पहुंचे और उन्होंने एक अपना हलफनामा दे दिया कि भैया राफेल के मामले की जांच करवाओ। और जैसे ही ये दोनों नेता मिले, इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि दिल्ली पुलिस ने रेड मारी, कहां पे? सीबीआई हेडक्वार्टर। सीबीआई हेडक्वार्टर पे रेड मारी और उनको हटा के तुरंत कहीं और भेज दिया गया। और अभी मैं कुछ दिन पहले कहीं पढ़ रहा था कि शायद उनको पेंशन वेंशन मिलने में भी कई तरह की रुकावट पैदा की जा रही है। एक छोटी सी गलती उनसे हो गई। साहेब के खिलाफ मामला कैसे ले लोगे? साहेब के विरोधियों को समय कैसे दे दो? और ईडी फिर क्या कर रही है, हम सब कर रहे हैं, जान रहे हैं। और ये पीएम सीएम साहब वाला भी आ गया, तो आपको क्या लगता है कि नैतिकता स्थापित करनी है क्या? उनको तो सिर्फ सरकारें गिरानी है। या तो जनता हमें जिता दे, नहीं तो हम वोटर लिस्ट से जीत लेंगे, फिर भी ना जीते तो ईवीएम से जीत लेंगे। और इन सब चीजों को पार करके अगर तुमने गलती से किसी और की सरकार बनवा भी दी तो मुख्यमंत्री को जेल डाल के हम वो सरकार गिरा देंगे। सीधा सीधा सिंपल सपाट एजेंडा है, इससे अलग कुछ नहीं। चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बस दर्शकों से यही अपील, अनुरोध कि आप वीडियो को देखें, आगे बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन बटन दबाते रहिए और हमारी और संतोष पाठक जी की आवाज को समर्थन देते रहिए। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।